कि जब दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज ऐसे मूव करें कि उनका लाइन ऑफ मोशन सेम हो, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। पहले जब दोनों बॉडी चल रही थी, काइनेटिक एनर्जी थी, जब दोनों टकराई तो काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई होगी? कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, डिफॉर्मेशन में। आपके केस में जो भी ऑब्लिक कोलिजन आएगा ना, वो आपके में परफेक्टली इलास्टिक वाला ही आएगा या परफेक्टली इनइलास्टिक वाला ही आएगा। एक बॉल v स्पीड से आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, आपको एंगल और स्पीड गिवन होगी। आपको ये बताना होगा कि टप्पा खाने के बाद ये कितने एंगल पे जाएगी वर्टिकल से और कितनी स्पीड से जाएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के अमेजिंग लेक्चर में, जो कि है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5। बच्चों से पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कोलिजन स्टार्ट किया था और कोलिजन के अंदर हम लोगों ने हेड ऑन कोलिजन के अंदर दो केस कर लिए थे। कौन कौन से? एक कर लिया था हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा कर लिया था हम लोगों ने परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी कि सर कौन सा केस रह गया है? सर हेड ऑन कोलिजन का पार्शली इनइलास्टिक बोल लो या बोल लो पार्शली इलास्टिक, वो वाला केस रह गया है, ठीक है ना। और क्या रह गया अपने पास? और रह गया अपने पास ऑब्लिक कोलिजन। तो आज हम लोगों ने क्या करना है? हेड ऑन कोलिजन का पार्शली वाला केस करना है और ऑब्लिक कोलिजन खत्म करना है और अपना सेंटर ऑफ मास चैप्टर धुआं हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भैया वक्त जाया ना करते हुए बिल्कुल भी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने। तो भाई आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हमने करना है हेड ऑन कोलिजन का पार्शली वाला केस, ठीक है। तो भैया पार्शली इलास्टिक बोल लो या पार्शली इनइलास्टिक बोल लो, दोनों एक ही चीज, ठीक है ना। इस टाइप का कोलिजन, लेकिन ये कौन सा वाला केस है भाई? हेड ऑन के अंदर पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हेड ऑन। हेड ऑन मैंने बताया था कि जब दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज ऐसे मूव करें कि उनका लाइन ऑफ मोशन सेम हो, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो हेड ऑन कोलिजन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्शली इनइलास्टिक वाला केस कर रहे हैं। यानी कि अपने पास दो बॉडीज है। एक बॉडी है m1 मास की, इसकी स्पीड u1 है समझो इनिशियली। दूसरी है m2 मास की, इसकी स्पीड क्या है? u2। अब ऑब्वियसली बात, अगर इसको इससे टकराना है तो u1 को u2 से बड़ा होना पड़ेगा। u1 को u2 से बड़ा होना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये गई और जाके भन्नाते हुए जाके धै मारा पीछे से और टकरा गई भाई। m1 m2 टकरा गए। m1 m2 टकरा गए तो भैया जब टकराए होंगे तो m1 m2 के ऊपर इधर फोर्स लगाई होगी राइट हैंड साइड, तो m2 ने m1 के ऊपर सेमी फोर्स लगाई होगी लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब हुआ क्या? दोनों अलग भी हो गए, ठीक है। दोनों अलग भी हो गए m1 m2। लेकिन भाई ये वाला जो केस है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक है ना ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। भाई परफेक्टली इलास्टिक में होता था दोनों बॉडीज आई, टकराई, डिफॉर्म हुई, वापस रिफॉर्म हो गई, ठीक है भाई, वापस से रीगेन कर ली। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता था? दो बॉडीज आई, टकराई और टकराने के बाद बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हो पाई, चिपक के चल रही। तो पार्शली का मतलब क्या होगा? बीच का उनका आधा अधूरा, ठीक है ना। यानी दो बॉडीज आई, टकराई, टकराने के बाद दोनों डिफॉर्म हो गई लेकिन पूरा रिफॉर्म नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो, यानी कि थोड़ी बहुत अपनी शेप को रिगेन किया। तो इस टाइप के कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्शली इलास्टिक बोल लो या पार्शली इनइलास्टिक बोल लो। इतनी चीज क्लियर है, ठीक। तो यहां पे पूरी की पूरी बॉडी ने अपनी शेप को रिगेन नहीं किया है कोलिजन के बाद, थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत डिफॉर्म है। यानी कि ये बॉडी और ये बॉडी जब टकराती है तो डिफॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन रह ही जाती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। पूरी की पूरी रिफॉर्म नहीं करती। लेकिन एक चीज तो सर पक्का पता है कि भाई अगर मैं सिस्टम मान लूं दोनों को, तो बिफोर कोलिजन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों कट जाएंगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, आफ्टर कोलिजन
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो इसका मतलब सर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग ये वाली इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं भाई, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अरे भाई बेधड़क लगा सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, लगा दिया। अब सर दो चीजें फाइंड करनी, v1 और v2, v1 और v2 दो वेरिएबल है। इक्वेशन ससुरी अपने पास एक ही है। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। क्यों नहीं कंजर्व होगी? फील आ रही होगी भाई। पहले जब दोनों बॉडी चल रही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, जब दोनों टकराई तो काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई होगी? कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, डिफॉर्मेशन में। लेकिन ये डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्म तो हुई है, क्या पूरी रिफॉर्म हुई है? नहीं। अगर पूरी रिफॉर्म हो जाती तो कौन सा केस बन जाता? परफेक्टली इलास्टिक का। पूरी रिफॉर्म नहीं हुई है, पूरी की पूरी शेप वापस रिगेन नहीं करी है, इसलिए कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ही रह जाएगी। क्योंकि इनकी जो शेप है डिफॉर्म्ड शेप है ना, पूरी की पूरी रिफॉर्म तो हुई नहीं है, तो कुछ किस में रह जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में ही रह जाएगी। तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जब टकराए तो टकराने पे किस में गई? डिफॉर्मेशन में किस में गई? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन वो कुछ रिफॉर्म हो गई तो कुछ वापस काइनेटिक एनर्जी में आ गई, लेकिन पूरी नहीं आ पाई। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया है आफ्टर कोलिजन, उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो कुछ कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व नहीं होगी। यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ये समझ आया क्यों नहीं कंजर्व हो? क्योंकि पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, टकराए, डिफॉर्म हो गए, पोटेंशियल एनर्जी में गई, पोटेंशियल एनर्जी में गई क्योंकि डिफॉर्म हुई, रिफॉर्म हुई, लेकिन पूरी रिफॉर्म नहीं हुई। तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी में रह गई। तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी में ही रह गया, क्योंकि कुछ तो डिफॉर्म है। इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल वो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है। फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी कुछ कम है, क्योंकि वो कहां चलेगी? थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते। एक ही इक्वेशन बची। अब एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकाले तो निकाले कहां से? तो भैया इसमें कौन आता है खेल खेलने? इसमें जो खेला खेलने आता है वो आता है ई। बेटा ई की इक्वेशन आप जहां मर्जी धबा पेल लगा सकते हो, जहां मर्जी, जैसी मर्जी बॉडी हो, तो ई की इक्वेशन लगा दो भाई। ई तो क्या होता था अपने पास? ई होता था अपने पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी भाई? v2 माइनस v1। कितनी तेजी से भग रहा है आगे, सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी तेजी से ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो u1 माइनस u2। मैं बता चुका हूं, निकलवा चुका हूं कैसे लिखा था हम लोग। तो ये दो इक्वेशन लगाओगे, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे? सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है ना। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं भाई मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक ई की इक्वेशन लिख लेते हैं, दो इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर इसको आप ही सॉल्व कर दो ना, आप सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल दो, v1 की अलग वैल्यू निकाल दो, v2 की अलग वैल्यू निकाल दो, जैसे आपने परफेक्टली इलास्टिक में निकाली थी। तो वैसे मैं आपके लिए निकाल के रख देता हूं, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख ली, ई की इक्वेशन लिख ली, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया, आंसर निकल आता। लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर हमें पका पकाया खाना दे दो, तो सर पका पकाया खाना आपके लिए ये रहा। तो भाई जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, ये जो सेकंड इक्वेशन है ई वाली, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर आता है v1, वो क्या आएगा? v1 आता है अपने पास m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, प्लस 1 प्लस e इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। देखो ये कुछ कुछ किसकी तरह मिल रहा है? कुछ किसकी तरह मिलता जुलता है? परफेक्टली इलास्टिक की तरह। परफेक्टली इलास्टिक में e की वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी।
तो यहां पे अगर E की वैल्यू 1 डाल दो, यहां पे 1 डालो और यहां पे भी 1 डालो, तो ये m1 माइनस m2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2। तो देखो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, परफेक्टली इलास्टिक जैसा। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा m2 माइनस em1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, अरे भाई ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस e इंटू m1 u1 अपॉन, यहां पे u2 आएगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस। अरे इतनी चीज क्लियर है, कोई डाउट। m2 माइनस ई m1, ठीक है ना, इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी चीज क्लियर है बच्चों, कोई डाउट। ठीक है, तो भाई ये दो चीजें हैं अपने पास, एक v1 है एक v2 है, एक v1 है और एक क्या है अपने पास v2 है, दोनों में e है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, आप चाहे तो क्या कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हैं भाई सर बताओ भाई, क्या कर सकते हैं भाई बताओ जल्दी से भाई। देखो भाई क्या कर सकते हो, अब यही इक्वेशन याद कर लो, अब यही इक्वेशन याद कर लो, और ये अगर इक्वेशन आपने याद कर ली तो ये इक्वेशन आपके हेड ऑन में हर टाइप के कोलिजन में काम आ जाएगी। जैसे कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो E की वैल्यू 1 रख देना, तो यही इक्वेशन अपने पास, ये दोनों इक्वेशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन वाले केस में काम आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर परफेक्टली इन इलास्टिक वाले में कौन सी यूज करी जाए, तो E की वैल्यू 0 रख देना, E की वैल्यू 0 रख देना, तो यही इक्वेशन आपकी किस में आ जाएगी, परफेक्टली इनलास्टिक वाले में काम आ जाएगी। अब परफेक्टली इनलास्टिक में दोनों की स्पीड क्या होती है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती, तो जब E की वैल्यू यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही आ जाएंगे निकल के, ये दोनों इक्वेशन सेम ही निकल के आ जाएंगी। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम ही निकल के आ जाएंगी। वैसे भी जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता दोनों चिपक के चलते ना सेम वेलोसिटी से, तो यहां पे भी दोनों की वेलोसिटी सेम आ जाएगी अगर E की वैल्यू 0 रखोगे। और अगर E की वैल्यू कुछ और दे रखी है, E की वैल्यू कुछ और दे रखी है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0, ठीक है ना, तो पार्शियली के लिए क्या होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगी ना। तो अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में दे रखी तो यहां पे वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। यानी कि अपने पास अगर तो अपने पास पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें जो E की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। याद रखना, आपको सवाल में दिया होगा E की वैल्यू कुछ भी दी होगी, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, जो मर्जी वैल्यू दी हो, E की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, तो याद रखना, आपको अगर बहुत मेहनत लग रही हो कि सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं परफेक्टली इलास्टिक के लिए अलग याद करूं, पार्शियली के लिए अलग याद करूं और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए अलग याद करूं ना, आप एक ही याद कर लो यार, याद कर लो बस। ठीक है, E की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना, सबसे सही आंसर आएगा। ठीक है ना, एकदम सही आंसर आएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, तो बेस्ट है कि बस इसे याद कर लो, लर्न दिस, याद कर लो इसे, याद कर लो। ठीक है, E की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे, अलग अलग अपने पास हेड ऑन कोलिजन आते रहेंगे। E की वैल्यू 1 पुट करोगे परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा, E की वैल्यू 0 पुट करोगे अपने पास परफेक्टली इनइलास्टिक बन जाएगा, E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पुट करोगे तो अपने पास पार्शियली वाला केस बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कुछ और इसमें अलग तीर नहीं मारना। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, सवाल कर लेते हैं, कुछ फील आ जाए सर, सवाल कर लेते हैं। जैसे कि a ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution दे रखा है 0.5, then their velocity, इस बार देखो 0.5 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पार्शियली है, क्या है, पार्शियली इनइलास्टिक बोल लो या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोल लो। ठीक है, हेड ऑन का वाला केस है, तो हमको क्या फाइंड करना है, कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस
1 प्लस ई इंटू m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई साहब यही होता है। तो भाई क्या बोल रहा है, बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर बॉल ऑफ डबल द मास। ठीक है ना, देखो एक बॉल समझो m मास की है, वो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, वो दूसरी बॉल से टकराती है, ठीक है ना, जिसका मास डबल है 2m मान लेते हैं और ये रेस्ट पे। तो पूछा जा रहा है कि टकराने के बाद m की वेलोसिटी कितनी होगी और 2m की वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी v1 मान लेते हैं, इसकी v2 मान लेते हैं। ठीक है, m वाले की v1 मान लेते हैं, 2m वाले की v2 मान लेते हैं, बाकी तो हमको पता ही है। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी लिख दो। अब एक चीज बताओ, जो u2 है वो तो क्या है, रेस्ट पे है, u2 तो 0 है अपने पास, और u1 कितना है सर जी, u1 तो 2 मीटर पर सेकंड, u2 तो रेस्ट पे, तो ये तो 0 ही हो गया भैया, यही आएगा अपने पास। m1 कितना है सर, m1 अपने पास m है, माइनस e की वैल्यू कितनी है सर, e की वैल्यू है 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। m2 कितना है सर, 2m है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस 2m यानी कि 3m, ठीक है ना, इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 2। देखो 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया तो m माइनस m 0 थी, तो 0 ही आ गया भाई, तो 0 ही आ गया, ये तो 0 आ गया, यानी v1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, v1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि जब ये वाली बॉल इससे टकराती है, m मास वाली बॉल 2m मास वाली से टकराती है, ठीक है ना, तो m मास वाली बॉल रेस्ट पे आ जाती है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब v2 फाइंड कर लेते हैं भाई, v2 क्या हो जाता है भाई फॉर्मूला, v2 क्या है, v2 होता है अपने पास सर, ये होता है m2 माइनस ई m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। भाई m2 कितना है, अब एक चीज बताओ, u2 तो 0 है इसमें, u2 तो इसमें क्या है, 0 है, u2 तो 0 है, ठीक है, तो इसको मैं 0 कर दिया तो सीधे 0 हो गया। u2 तो क्या है, 0 है इसमें, ठीक है ना, देखो u2 0 है, तो यहां पर 0 तो पहली क्वेश्चन तो साफ समाप्त, 0, ठीक है। फिर क्या है, 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, e की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 यानी कि 0.5, m1 कितना है, m है, u1 कितना है, 2 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m प्लस 2m यानी कि 3m, कट गया। तो देखो भाई कितना आएगा अपने पास, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आंसर कितना आएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0,1। अरे समझ आया, यहां ऊपर जाएगा 2 प्लस 1 3, 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0,1, यानी कि ये तो चलेगी 0, मतलब ये तो रेस्ट पे आ जाएगी भाई, यानी बॉल आई, टकराने के बाद जो m मास की बॉल थी वो रेस्ट पे आ गई, उसकी वेलोसिटी तो 0 आई, लेकिन जो 2m मास की बॉल थी जो कि पहले रेस्ट पे थी, अब वो कितने से मूव करने लग पड़ेगी, वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग पड़ेगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर इतनी चीज क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक बढ़िया सवाल और इसमें लाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, ये वाला। चलो भाई ये वाला सवाल देखो भैया, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। एक कोई ब्लॉक है m मास का, ठीक है ना, m मास का ब्लॉक है, वो एक स्टेशनरी ब्लॉक जिसका मास कितना है 4m उससे टकरा रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, जो लाइटर ब्लॉक है ना, लाइटर ब्लॉक, ठीक है ना, यानी कि m मास का ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है कोलिजन के बाद। When the initial velocity of the lighter block is v,
अगर लाइटर ब्लॉक v वेलोसिटी से आ रहा था, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो एक समझो अपने पास एक लाइटर ब्लॉक है m मास का, ये v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है ना, और वो क्या करता है 4m मास के ब्लॉक से जो कि रेस्ट पे था उससे टकराता है, ठीक है। तो अपने को बोला क्या गया है, ठीक है, कि भैया जो लाइटर ब्लॉक है वो टकराने के बाद क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। लाइटर ब्लॉक टकराने के बाद क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, यानी इसकी v1 जीरो हो जाती है। हमें नहीं पता कि भाई हैवियर वाला क्या कर रहा है, फाड़ में जाए, हैवियर वाले की वेलोसिटी कुछ होगी v2, हमें नहीं लेना देना, जो मर्जी वेलोसिटी हो, जो मर्जी वेलोसिटी हो। हमें पूछा क्या गया है, हमें सवाल में पूछा क्या गया है, हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा गया है ना, नीट का सवाल है, नीट 2018, ठीक है। तो ई पूछा गया है, तो आप कुछ मत करो, सीधी इक्वेशन लगाओ। कौन सी इक्वेशन सर जी, v1, क्योंकि भाई v1 के बारे में पता है, v1 वाली इक्वेशन लगाओ। v1 बराबर m1 माइनस ई m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस क्या 1 प्लस e इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब एक चीज बताओ, इनिशियली अगर मैं बताऊं तो u1 की वैल्यू तो कितनी है भाई, u1 की वैल्यू तो कितनी है, v है, और u2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये रेस्ट पे है ना, u2 की वैल्यू तो जीरो है, u2 जीरो है, तो भैया u2 जीरो तो ये जीरो हो गया, हमें तो e फाइंड करना है, और v1 भी क्या है, जीरो है, ये भी चीज क्या है, सन्नाटा है, ये भी जीरो है, तो जीरो इक्वल्स टू m1 माइनस ई m2, m1 कितना है, m है, m2 कितना है, 4m है, तो m माइनस ई इंटू 4m, u1 कितना है, v है, अपॉन m1 प्लस m2, ये 5m। अरे समझ आया, तो भाई m m m उड़ा दो, ठीक है ना, m m m उड़ा दो, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। आपने क्या किया, ये m ये m और ये m उड़ा दिया, 5 जाएगा इधर, जीरो बन जाएगा, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है, अपने पास आ रहा है v भी इधर जाके जीरो हो जाएगा, v भी इधर जाके जीरो हो जाएगा ना भाई, v भी मल्टीप्लाई में होल मल्टीप्लाई है ना, v जो वेलोसिटी u1 है ये होल मल्टीप्लाई में ना, तो v इधर जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5 भी जीरो हो जाएगा अपने पास, तो जो आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस या 1 इक्वल्स टू 4e आ जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, ठीक है ना। अच्छा ऐसे लिखना है डेसिमल में, तो 0.25, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 0.25 e की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अपने पास कोलिजन के सवाल आएंगे, हेड ऑन कोलिजन के, बेटा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हेड ऑन कोलिजन के सवाल आने के, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे पार्शली इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक हो, सबसे ज्यादा चांसेस होता है हेड ऑन कोलिजन के सवाल आने के, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन सवाल को हम लोग डील करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग किस कोलिजन के ऊपर, अब बात करते हैं हम लोग अपने ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर। कौन सा कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। मैंने आपको बता दिया था कि भाई ऑब्लिक कोलिजन कौन सा वाला कोलिजन है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, कि ऑब्लिक कोलिजन भैया वाला कोलिजन होता है जिसमें जैसे एक समझो ये पार्टिकल है, ये ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, ठीक है, ऐसे, दूसरा पार्टिकल ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। अब दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग है, जब दोनों टकराएंगे तो दोनों टकराएंगे कुछ इस हिसाब से, ये समझो यहां पे आ गया, ये समझो यहां पे आ गया, ऐसे टकरा रहे हैं दोनों, तो जो फोर्सेस लग रही हैं वो ऐसे लग रही हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फोर्सेस लग रही हैं, ठीक। तो ऑब्लिक कोलिजन वाला कोलिजन होता है जिसमें लाइन ऑफ मोशन दोनों बॉडीज का अलग है, इसका ये लाइन ऑफ मोशन है, ये पहली वाली बॉडी इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, दूसरी वाली बॉडी इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग है, और जब टकरा रही है जो फोर्सेस लग रही हैं वो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग तो लग नहीं रही, अलग डायरेक्शन में लग रही फोर्सेस, ठीक है ना, बॉडीज पर। तो इसलिए इस टाइप के कोलिजन को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। आपने ऑब्लिक कोलिजन में कुछ नहीं सोचना, मैं आपको एक रामबाण सीधा सीधा बताता हूं कि क्या आपने लगाना है। आपने ऑब्लिक कोलिजन में जब भी ऑब्लिक कोलिजन आए, सबसे पहले ऑब्लिक कोलिजन अपने पास 2 डायमेंशनल कोलिजन, कैसा कोलिजन है, 2 डायमेंशन, 2D में। हेड ऑन क्या था, 1 डायमेंशन, बॉल ऐसे आई तो ऐसे एक ही डायमेंशन में, एक स्ट्रेट लाइन में, अगर 2 बॉल्स स्ट्रेट लाइन में टकराएंगी तो जाएंगी भी तो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, एकदम। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता था,
एक बॉल ऐसे आ रही है, दूसरी बॉल ऐसे आ रही है, दोनों टकराने के बाद भी ऐसे ही ऐसे तो जाएंगी इस टाइप से, या ऐसे, मतलब एक ही लाइन में रहती है सबकी सब ना। तो ये था अपने पास कौन सा कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, इसको वन डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं। लेकिन जो ऑब्लिक कोलिजन है ना, ये अपने पास कैसा कोलिजन है, टू डायमेंशन कोलिजन। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे आ रही थी भाई, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, दोनों टकराई, टकराई तो फोर्सेस ऐसे लगी, ऐसे फोर्सेस लगी। अब टकराने के बाद एक ऐसे भी भग सकती है और एक ऐसे भी भग सकती है, ठीक है ना, ऐसे ही भग सकती है, ऐसे ही भग सकती है। तो ये जो भग रही है ऐसे और ऐसे, ये प्लेन में भग रही है ना, टू डायमेंशन में भग रही है। तो इसीलिए इस टाइप के कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, टू डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं। तो बेटा इसमें बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं कि कैसे करोगे भाई इस टाइप के सवालों को, कैसे करोगे। जब भी आपके पास टू डायमेंशनल कोलिजन आए या बोल लो ऑब्लिक कोलिजन आए, आपने कुछ नहीं करना, मोमेंटम तो कंजर्व हो गई भाई, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये चीज तो पता ही है, ठीक है, इतना पता है कि नहीं पता, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। भाई मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर टाइप के कोलिजन में लगेगा, चाहे अपने पास हेड ऑन कोलिजन हो चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, ठीक है ना। बस वो वाले केसेस जरूर देख लेना है आपने कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत भारी मास की है, तो ऑब्लिक कोलिजन में अगर बहुत बड़ी भारी मास की बॉडी आएगी तो उसका केस अभी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग ऐसी बॉडीज की बात कर रहे हैं जिनका मास कंपेरेबल है, दोनों का मास लगभग सेम है, M1 M2, ठीक, इस टाइप से, कोई बहुत बड़ी मास की बॉडी नहीं, ठीक है ना। तो जो मैं बातें कर रहा हूं मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो भी कोई बहुत बड़ी मास की बॉडीज नहीं, दोनों कंपेरेबल मास की बॉडीज है, ठीक। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। मोमेंटम वैसे भी कंजर्व होगा भाई, क्योंकि जब दोनों टकरा रही हैं, अगर दोनों को सिस्टम ले लूं मैं, तो ये फोर्स कट जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो मर्जी टाइप का कोलिजन हो, चाहे हेड ऑन कोलिजन हो चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, क्योंकि जब टकराते हैं तो जितनी इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई उतना ये इसके ऊपर लगाता है, तो नेट फोर्स जीरो रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो होगा ही होगा ऑब्लिक कोलिजन में भी, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है ना, ये चीज समझ लग रही बात, ठीक है। और अगर तो कभी ऐसा हो जाए कि ऑब्लिक कोलिजन में अगर वो ये दे दे कि भैया ये जो कोलिजन है ये पार्शली है, पार्शली इलास्टिक पार्शली इनइलास्टिक, तो आप क्या करो, ई की इक्वेशन को और इस्तेमाल कर लो सर, ई की इक्वेशन को और इस्तेमाल कर लिया। ई की इक्वेशन क्या होती है सर, ये होती है अपने पास v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है ना, E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। वैसे मैं सच बताऊं ना, आपके केस में जो भी ऑब्लिक कोलिजन आएगा ना, वो आपके में परफेक्टली इलास्टिक वाला ही आएगा या परफेक्टली इनइलास्टिक वाला ही आएगा। आपके केस में पार्शली वाला ऑब्लिक कोलिजन नहीं आएगा, उसकी टेंशन मत लो। नीट वाले हो ना तुम लोग, नीट वालों में ऑब्लिक कोलिजन में पार्शली वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, याद रख, आज तक नहीं आए, आएंगे भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, ठीक है। तो इसके चांसेस एकदम ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर के आएंगे ही नहीं, गारंटेड नहीं आएंगे, ठीक है ना। सीधा ये तो इवन जेई मेंस में भी नहीं आता है, जेई एडवांस में आता है अगर आता है सवाल तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखना जेई मेंस में भी नहीं आता ये वाला, जेई एडवांस में ही आता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो आप। तो अगर आपको कभी भी ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करना हो तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, मोमेंटम को कंजर्व करने में, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन कैसा कोलिजन है, 2D कोलिजन है। कैसा कोलिजन है, 2D, दो डायमेंशन कोलिजन, ठीक है ना। अब 2D का मतलब एक तरह से ऐसे बोल लो कि एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी। तो आपने क्या करना है, अगर मोमेंटम कंजर्व है, अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसका मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व है, हर डायरेक्शन में कंजर्व है। यही तो मतलब हुआ बेटा, यही तो मतलब हुआ। अगर मैंने क्या बोला, एक बॉल, ये वाली बॉल थी, ये वाली जो बॉल थी, ये वाली जो बॉल ये ऐसे आ रही थी, ये वाली बॉल ऐसे आ रही थी, ठीक है ना, दोनों टकराई, टकराने के बाद एक इधर भग गई, समझो एक इधर भग गई, ठीक है।
तो इनका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर मैं फाइनल मोमेंटम बोल रहा हूं, इनका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, यानी कि इनका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व है और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व है। इनका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व है और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व है। तो जब भी अपने पास ऑब्लिक कोलिजन वाले सवाल आए तो अपने को तो ये तो पता है कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, लेकिन आपने करना कैसे? आप क्या करो, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर दो सिस्टम का, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ वाई डायरेक्शन। अब सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये किस टाइप का है? ये 2D है ना भाई, 2D। तो दो डायमेंशंस होंगी, एक एक्स वाली होगी, एक वाई वाली होगी, एक एक्स वाली होगी, एक वाई वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब बॉडी टकराएंगे तो बॉडी ऐसे भागेंगी। कैसे भागेंगी? जब ये देखो, एक ये बॉडी आई, एक ये बॉडी आ, तो बॉडी सीधी सीधी रही है ऐसे, ठीक है ना, आ तो समझो एक्स एक्सिस पे रही है, लेकिन टकराने के बाद वो ऐसे भागेंगी, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में भागेंगी। तो जब वो 2 डायमेंशन में भागेंगी तो अपने को मोमेंटम जब कंजर्व करना है तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? एक्स एक्सिस का मोमेंटम अलग कंजर्व कर लेंगे, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन वाई एक्सिस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन वाई एक्सिस। बस ये दो इक्वेशन लगाना, आंसर पाना, और कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके केस में क्या क्या आएगा? परफेक्टली इलास्टिक आएगा या परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा, पार्शली आपके वाले में आने वाला नहीं है, उसकी टेंशन, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और अभी इसके ऊपर मैं काम भी करवाऊंगा कैसे करते हैं। चलो आप देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के देता हूं, समझना, समझ आएगा आपको। जैसे कि समझो एक बॉल ये है m1 मास की, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही थी, एक दूसरी बॉल है m2 मास की, ठीक है, सामने सामने बना लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को पता तो चल ही रहा है कि ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। ये ऐसे जा रही है, ये u1 वेलोसिटी से, ये u2 वेलोसिटी से, ठीक है, और ये दोनों क्या कर रही हैं? जाके कोलाइड कर रही हैं। अब यानी कि ऑब्वियस सी बात, अगर m1 को m2 से जाके कोलाइड करना है तो u1 को तो बड़ा होना पड़ेगा किससे? u2 से, तभी तो जाके कोलाइड करेगी। और कोलाइड करने के बाद क्या हो रहा है? कोलाइड करने के बाद क्या हो रहा है कि जो m1 वाली है, ठीक है ना, वो ऐसे भाग रही है किसी वेलोसिटी v1 से, ठीक है ना, जो उसकी डायरेक्शन थी, और जो m2 वाली है वो ऐसे भाग रही है किसी वेलोसिटी v2 से, जो उसकी डायरेक्शन थी। समझ लग रही बात? ठीक है ना। देखो क्या हुआ, m1 वाली u1 से आ रही थी, m2 वाली u2 से आगे जा रही थी। तो जो m1 वाली है वो u1 से आ रही थी, उसकी स्पीड ज्यादा, तो जाके टकराएगी। अब कैसा टकरा रही है? ऑब्लिकली टकरा रही है, ठीक है ना, ऑब्लिकली टकरा रही है। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये जाके इसको ऑब्लिकली टकरा रही है। अब ऑब्लिकली जब टकराएगी, अब खुद सोचो ना, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम खेला ना सबने। अब अपने पास अगर रानी होती है, फॉर एग्जांपल रानी होती है, रानी बना देते हैं हम लोग, पिंक पिंक रानी होती है ना, अपने पास ये रानी है, ठीक है। आपको क्या होता है, स्ट्राइकर से अपनी रानी को अगर इसमें डालना है, तो अगर आप, ये अपना स्ट्राइकर है, ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट सीधा सीधा मारते हो इसमें ऐसे, तो हेड ऑन हो गया। ये तो कैसा हो गया? हेड ऑन हो गया, कि आपने अपने ऐसा मारा और सीधा जाके गप से इसमें लगा और ये रानी अंदर चली गई, ये तो हो गया हेड ऑन। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपकी रानी ये यहां पे एकदम बीच में रखी हुई है, ठीक है ना, लेकिन तब भी आप रानी को क्या करना चाहते हो? पिलाना चाहते हो, ठीक है ना, अंदर, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप दिमाग लगाते हो, पता कैसे करते हो? आप अपना स्ट्राइकर लेते हो, ठीक है, और कुछ यहां मारते हो, इस जगह मारते हो, इस जगह हिट करते हो ना, कि आप जब ऐसे करके स्ट्राइकर से ये जाएगा स्ट्राइकर, और कुछ यहां पे हिट करेगा, इस जगह पर हिट करेगा जब अपना स्ट्राइकर, ठीक है ना, तो रानी के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगेगी, और रानी देखो ऐसे जाएगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज बताओ, अगर खुद सोचो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं, इसको वाई एक्सिस ले लूं, तो जो रानी है वो देखो कौन से मोशन कर रही है? 2 डायमेंशन मोशन कर रही है ना, 2 डायमेंशन मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन। देखो
टू डायमेंशनल मोशन कर रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। समझ लगा कि किस टाइप का ऑब्लिक कोलिजन होता है। तो वही चीज है अपने पास कि अगर अपने को ऑब्लिक कोलिजन की बातें करनी तो अपने ऑब्लिक कोलिजन में ज्यादा कुछ नहीं, बस मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। क्या कर दो? मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। एक्स एक्सिस का मोमेंटम अलग कंजर्व कर दो, वाई एक्सिस का मोमेंटम अलग कंजर्व कर दो। आंसर 200% निकल के आया है, आज तक निकलता हुआ आया है, पिछले 7 8 10 सालों से आगे भी निकल के आएगा। तो एक मास है m1 u1 से आ रहा था, एक मास है m2 u2 से आगे जा रहा था। u1 की स्पीड ज्यादा थी, u2 की स्पीड कम थी, ये आया टकराया, ऑब्लिकली टकराया, और टकराने के बाद m1 इधर भाग रहा है, m2 इधर भाग रहा है। जो डायरेक्शन थी उनकी, क्योंकि भाई m1 भी ऐसे, मतलब m1 भी ऐसे जा रहा था, m2 भी ऐसे जा रहा था, तो जो डायरेक्शन थी, जो उनकी इनिशियल डायरेक्शन तो ये थी भाई, m1 भी ऐसे आ रहा था, m2 भी ऐसे आ रहा था, इनिशियल डायरेक्शन तो उनकी ऐसे थी। टकराने के बाद जो m1 है वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है, समझो किसी भी एंगल अल्फा से, और m2 टकराने के बाद v2 वेलोसिटी से जा रहा है किसी भी एंगल बीटा से। समझ लग रही है बात? ठीक है ना? ये चीज समझ में आनी चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बोल रहा हूं, m1 u1 से आ रहा था, m2 u2 से जा रहा था, ठीक है ना? दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जाके इसको टकराता है, ये जाके इसको टकराता है। अब टकराता ये नहीं है, ये हेड ऑन नहीं हो रहा, ये जाके टकराएगा ना, तो ये ऐसे कुछ टकराएगा इधर पे, ऐसे। समझ पा रहे हो? ऐसे। हेड ऑन कैसे होता है? ऐसा होता है हेड ऑन, ऐसे जाके टकराता है। ये हेड ऑन होता है, हेड ऑन नहीं टकरा रहा। समझ पा रहे हो कैसे टकरा रहा है? ये ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा इससे, ठीक है? और टकराने के बाद ये जो m1 वाला है ये ऐसे निकल रहा है, और m2 वाला ऐसे नीचे से निकल रहा है। समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है? ठीक है बच्चों? तो हमारे पास क्या है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैं कैसे बता रहा हूं कि m1 ऐसे जा रहा है, m2 ऐसे जा रहा है, ये जाके टकरा रहा है, और टकराने के बाद m1 ऐसे जा रहा है, m2 ऐसे जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, और अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन से ये अल्फा एंगल पे जा रहा है, बीटा एंगल पे जा रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सिस्टम में क्या है? दोनों है ना, सिस्टम में हम लोग दोनों मान रहे हैं, सिस्टम में हमेशा क्या, दोनों बॉडीज को मान रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स एक्सिस, आपने पहले करना है, ठीक है ना? फिर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई एक्सिस। ये दो चीजें करनी है, ठीक है? तो कर दीजिए सर, क्या ही दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा करने में? करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो m1 और m2 है इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना, इनके कंपोनेंट कर लेते हैं, v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी। तो भैया इसका जो कंपोनेंट होगा ये होगा अपने पास साहब जी, ये साहब जी होगा अपने पास v1 cos अल्फा, और ये होगा v1 sin अल्फा, ठीक है? v2 वाली का क्या होगा सर? v2 वाली का हो जाएगा अपने पास, कौन से कलर से करें? इससे कर लेते हैं। v2 वाली का हो जाएगा v2 cos बीटा और v2 sin बीटा। अब क्यों किए भाई? क्योंकि अपने को x और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करने हैं, तो x और y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता हो ना, ठीक? अब एक चीज बताओ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन x डायरेक्शन, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या था? तो इनिशियली तो ये था, और दोनों पहले तो सिर्फ x ही डायरेक्शन में चल रहे थे बस, ठीक है ना? तो इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों भाई x डायरेक्शन में चल रहे थे, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, यानी कि दोनों का फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। अब m1 वाली का जो मोमेंटम x डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? m1 और वो वाली वेलोसिटी जो कि x डायरेक्शन में होगी, ये भैया m1 की दो वेलोसिटी है ना भाई, m1 की दो वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन m1 की कितनी वेलोसिटी है? दो, एक तो v1 cos अल्फा, एक v1 sin अल्फा, v1 cos अल्फा, v1 sin अल्फा। तो हम तो सिर्फ x डायरेक्शन वाला देख रहे हैं मोमेंटम, तो हम लोग क्या लेंगे? m1 का सिर्फ x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, यानी कि m1 v1 cos अल्फा, ठीक है ना? ये तो m1 वाले की लिख ली। अब सिस्टम में दो पार्टिकल है तो m2 की भी लिखनी पड़ेगी। m2 की दो वेलोसिटी है, v2 sin बीटा, v2 cos बीटा। कौन सी वाली लेंगे? v2 cos बीटा। तो m2 into v2 cos बीटा, तो ये हो गया मोमेंटम m2 वाले का x डायरेक्शन में, m2 v2 cos बीटा। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना? फिर क्या करोगे? सिमिलरली y डायरेक्शन में बनाओगे। अब एक चीज बताओ,
इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन। एक चीज बताओ, इनिशियली ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चली, दोनों एक्स डायरेक्शन में तो चल रही है, क्या वाई डायरेक्शन में कुछ भी है इनका, कोई भी वेलोसिटीज है इनिशियली बिफोर कोलिजन? नहीं है। क्या बिफोर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स की क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटीज है? क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटीज है? नहीं है, नहीं है, जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी जीरो है दोनों की, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या है? वाई डायरेक्शन का जीरो है, ठीक है भैया, जीरो है। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब भाई m1 वाले की वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है? v1 sin अल्फा। ऐसा करते हैं, ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, ये तो पता ही है ना आप लोगों को। तो भाई m1 वाले की वेलोसिटी लिखोगे, m1 वाले की वेलोसिटी क्या है? v1 sin अल्फा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो m1 वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। भैया m1 वाले की वेलोसिटी कितनी है? v1 sin अल्फा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? v1 sin अल्फा, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो m1 वाले का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में? ये हो जाएगा m1 में v1 sin अल्फा, ठीक है ना, sin अल्फा। और m2 वाले की वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में? वो नीचे की तरफ है, नेगेटिव में है, तो m2 का मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो माइनस m2 v2 sin बीटा। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। अब एक इक्वेशन ये है, वेरिएबल क्या है? v1 और v2 तो वेरिएबल है, हमको फाइंड क्या करने थे? v1 और v2 ही तो फाइंड करने थे, निकल जाएंगे अपने पास। अरे समझ लग रही बात? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी कैसे करना है, ठीक है। तो भैया अगर मैं सवाल करूं तो देखो जल्दी से सवाल करते हैं हम लोग, सवाल करो आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिलियार्ड बॉल, बिलियार्ड तो पता है ना, वो जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है। A billiard ball moving at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड strike an identical ball। एक बिलियार्ड बॉल थी, ठीक है ना, खेल रहे होंगे ना, वो पूल वूल वाली बॉल तो जानते हो ना, पूल जो ऐसे ऐसे खेलते हैं हम लोग, ऐसे डंडा सा बड़ा डंडा होता है, ऐसे बॉल को मारते हैं टक करके, दोनों लोग के बीच में डंडा फंसा के, ठीक है ना। खेले होगे ना भाई? नहीं खेलो नहीं, मतलब देखा भी होगा ना, समझ लग रही बात। A billiard ball moving at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड strikes identical billiard बॉल इनिशियली एट रेस्ट एट अ ग्लांसिंग ब्लो। ग्लांसिंग ब्लो का मतलब एक समझो, ये एक बिलियार्ड बॉल है, एक दूसरी वाली ऐसे रखी। ग्लांसिंग ब्लो का मतलब ये है कि इसने जाके ऐसे मारा है, ऐसे ऐसे मारा है, ठीक है ना, ऑब्लिक कोलिजन हुआ है, ऑब्लिक कोलिजन। ये गई ऐसे है, ठीक है ना, ये तो रेस्ट पे थी, ये गई ऐसे और इसने जाके इसको, ये वाली जो व्हाइट वाली थी, व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली है, ये वाली रेस्ट पे थी, ठीक है ना, ये गई ऐसे और इसने जब इसको जाके हिट किया इस वाली को, तो ऐसे हिट किया, ऐसे तो फोर्स लगेगी एक दूसरे के ऊपर, तो ये कैसा कोलिजन हो जाएगा अपने पास? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल है ना भाई, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि ये गई और ये सामने रखी होती एकदम, तो ऐसे जाके मारती, तो कौन सा कोलिजन हो जाता? हेड ऑन कोलिजन। तो समझ आया कि भाई कोलिजन कौन सा है? कोलिजन हमको समझ आया भाई, कोलिजन है अपने पास ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन वन बॉल इज फाउंड टू बी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। एक बॉल जा रही है 60 डिग्री के एंगल पर 1 मीटर पर सेकंड से, विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल इज। तो पूछा गया है दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो समझो एक बॉल ये थी, ठीक है ना, एक बॉल ये थी, ये बॉल जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, ग्लांसिंग ब्लो मिला यानी कि ऑब्लिक कोलिजन है, इसका मतलब वही ऑब्लिक कोलिजन है अपने पास। और टकराने के बाद एक जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे, ठीक है ना। दोनों का मास क्या है? सेम, m मास है, ठीक है। और दूसरी वाली मान लेते हैं कितने से जा रही है? ऐसे जा रही दूसरी वाली, किसी वेलोसिटी v2 से। दूसरी वाली जा रही है किसी वेलोसिटी v2 से जा रही है, दूसरी वाली किसी वेलोसिटी v2 से जा रही है। ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है। पहली वाली की वेलोसिटी बता रही है, समझो 1 मीटर पर सेकंड अपनी डायरेक्शन से कितने 60 डिग्री एंगल पर, और दूसरी वाली क्या जा रही है? v2 पे जा रही है, किसी वेलोसिटी v2 से जा रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर एक चीज बताओ मुझे, v2 के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब v2 के दो कंपोनेंट कर लूं, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा,
V2 के दो कंपोनेंट कर लूं मैं सर? कर लेते हैं सर, V2 के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं V2 इस लाइन से यानी कि एक्स एक्सिस वाली लाइन से कुछ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। कुछ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। भैया एक m वाली बॉल है, दूसरी भी m वाली बॉल है, ठीक है, ये भी m है, इसका मास भी m है। जो ये वाली है ये समझो 1 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पे जा रही है, तो दूसरी वाली का नहीं पता, तो मान लेते हैं वो V2 से ऐसे जा रही है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बनाकर। तो V2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा V2 क्या साइन थीटा और एक हो जाएगा V2 कॉस थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, इसके करोगे, इसका हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री, 1 cos 60 डिग्री और एक हो जाएगा 1 sin 60 डिग्री, ठीक है ना भैया। 1 sin 60 डिग्री, 1 sin 60 डिग्री कितना होता है? sin 60 √3/2, तो √3/2। 1 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना, मोमेंटम इन इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कर दो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये लगा दो। तो भैया इनिशियल मोमेंटम, अब भाई ये तो रेस्ट पे थी और ये मूव कर रही थी, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू 2, 2 इंटू m, ठीक है ना, प्लस ये तो रेस्ट पे थी 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। भैया इस वाली का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? m इंटू इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, वो क्या है सर? 1 cos 60 यानी कि 1/2 यानी कि m इंटू 1/2, m इंटू 1/2, ठीक है ना, प्लस इस वाली की मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन m इंटू इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की V2 cos थीटा, तो प्लस m इंटू V2 cos थीटा। इतनी चीज क्लियर है? कोई डाउट? समझ लग रही है बात? ठीक है बच्चों, तो m m m उड़ा दो, तो इधर से जाएगा ये 2 इधर है, 1/2 इधर है, इधर जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास? 3/2 इज इक्वल टू V2 cos थीटा। कितना आया? अब देखो y डायरेक्शन में लगाते हैं, पेज की कमी है, यहां पे लिख लेते हैं मोमेंटम इन y डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। अब एक चीज बताओ, ये जो बॉल चल रही थी एक्स डायरेक्शन में चल रही थी इनिशियली कोलिजन से पहले, और ये तो रेस्ट पे थी, क्या y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है या कोई भी मोमेंटम है कोलिजन से पहले? नहीं है बेटा। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉल्स का y डायरेक्शन में 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या है दोनों बॉल्स का? भाई इस वाली बॉल का y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे नेगेटिव मान लेते हैं, तो इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? m इंटू √3/2, ठीक है ना। और इस वाली का क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या है? V2 sin थीटा, लेकिन नेगेटिव है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू V2 sin थीटा, लेकिन माइनस में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू √3/2 आ रहा था, ठीक है ना, ऊपर की तरफ था, देखो भाई m इंटू √3/2 ऊपर की तरफ मोमेंटम इसका, नीचे वाली का m इंटू V2 sin थीटा नीचे की तरफ, तो माइनस में, तो माइनस m इंटू V2 sin थीटा, तो m से m कट गया, तो √3/2 कितना आ गया अपने पास? V2 sin थीटा आ गया। अब एक चीज बताओ, V2 cos थीटा था 3/2, ठीक है ना, तो 3/2 इज इक्वल टू V2 cos थीटा। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है अपने पास? V2 कट गया, 2 से 2 कट गया, √3 से 1/√3, तो आ जाएगा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? tan थीटा का 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। यानी कि ये जो बॉल है अपनी डायरेक्शन, ये जो यानी जो बॉल है ये कितने एंगल पे जा रही है अपने पास? कितने एंगल पे जा रही है ये जो बॉल है? अरे भाई क्या हो रहा है इससे? सनक गया क्या ये? ठीक है, ये जो बॉल है अपने पास, ये वाली जो बॉल है, सफेद वाली बॉल, ठीक है ना, ये वाली बॉल, ये वाली, ये टकराने के बाद कितने एंगल पे जा रही है? एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से ऐसे जा रही है ना, ये तो जा ऐसे रही है V2 वेलोसिटी से, तो कितने एंगल पे जा रही है बताओ जल्दी से? कितना आया निकल के अपना? 30 डिग्री आया ना, ये कितना निकल के आया? 30 डिग्री निकल के आया, ठीक है ना बेटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? ठीक है, तो कितना निकल के आया अपने पास? 30 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यार, दिमाग खर्ची कर रहा है।
ये ऐसे, ये थीटा ले आओ। तो ये अपना थीटा निकल के आया, कितना निकल के आया 30 डिग्री। हमें थीटा तो चाहिए ही था, साथ में हमको V2 भी चाहिए था। अब थीटा आ गया है, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो भाई, किसी में इंपुट कर लो, इस वाली इंपुट कर लेते 3/2 इज इक्वल टू V/2 cos 30, ठीक है ना। 3/2 इज इक्वल टू, सॉरी V/2 नहीं V2 cos 30 कितना हो जाएगा भाई, cos 30 सर होता है अपने पास √3/2। cos 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है अपने पास। 2 से 2 कट जाएगा तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। यानी कि ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल है सफेद वाली बॉल, ठीक है ना, ये इधर जा रही है √3 की रफ्तार से, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। समझ लग रही है बात। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब आ जाता है अपने पास, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v collides with elastically with another block of same mass m which is initially at rest। देखो क्या बोल रहा है, एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है भाई, वो v की स्पीड से मूव कर रहा है और वो किसी दूसरे m मास के ब्लॉक से जो कि रेस्ट पर रखा है उससे के कोलाइड करता है। कैसा कोलाइड करता है भाई, इलास्टिकली कोलाइड करता है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू द इनिशियल डायरेक्शन। अब भाई मैंने आपको बताया कि अगर एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे रखा हुआ, अगर इससे टकराता और टकराने के एक बार सीधा सीधा जाता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हेड ऑन कोलिजन कैसा होता है, टकराओ तो सीधी सीधी लाइन में सब कुछ हो रहा होता है, टकराने के बाद भी पार्टिकल सीधी सीधी लाइन में घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है अपने पास, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, टकराने के बाद, यानी कि m मास का ब्लॉक आ रहा था, दूसरा m मास का ब्लॉक रखा था, टकराने के बाद ये जो m मास का ब्लॉक आया था वो किसी एंगल थीटा पे चला गया। यानी कि किस टाइप का कोलिजन हो गया अपने पास, ये भी किस टाइप का है, ऑब्लिक कोलिजन है। तो अपने को समझ आना चाहिए कि भैया क्वेश्चन में कौन सा कोलिजन दे रखा है, ऑब्लिक कोलिजन दे रखा है कि हेड ऑन कोलिजन दे रखा है। याद रखना, हेड ऑन कोलिजन हमेशा क्या होगा, सीधी सीधी लाइन में हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये m मास का ब्लॉक आया, इससे टकराया, बोल क्या रहा है कि टकराने के बाद ये जो m मास का ब्लॉक है ये कैसे चला गया, किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर चला गया, कितनी स्पीड से, v/3 की स्पीड से चला गया। और मान लेते हैं जो दूसरा वाला m मास का ब्लॉक है वो ऐसे चला गया हो किसी स्पीड v' से, ठीक है ना, किसी भी एंगल मान लेते हैं अल्फा पर। अब देखो अपने को सवाल में पूछा क्या गया है, द सेकंड ब्लॉक स्पीड। भैया इसकी तो स्पीड पता है v/3, लेकिन इसकी स्पीड पूछी हुई है। क्या आपसे एंगल पूछा हुआ है क्या, क्या आपसे एंगल पूछा हुआ है क्या, नहीं पूछा हुआ, ठीक है ना। तो भाई जो पुराना वाला सवाल था अपना ये वाला, इसमें अपन से एंगल भी पूछा हुआ था और स्पीड भी पूछी हुई थी, स्पीड भी पूछी हुई तो एंगल भी पूछा हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया यहां पर कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन को कंजर्व कर दिया, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, इसको कंजर्व कर दिया और दोनों को कंजर्व करके आंसर निकाल लिया, यानी कि एंगल भी निकाल लिया हम लोगों ने और स्पीड भी निकाल ली। लेकिन इस वाले सवाल में हमसे एंगल तो पूछा ही नहीं है भैया, एंगल तो पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या करो आप, इसमें वो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम अलग अलग कंजर्व मत करो। ऐसा नहीं कि अगर आप करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। लेकिन आप क्या करो, अपनी मेहनत बचाओ। क्यों, क्योंकि हमको पता है सर अगर इलास्टिकली आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी वही तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये तो रेस्ट पे था, ये 0 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम v/3 का होल स्क्वायर। और इसकी निकालनी है भाई हाफ एम, ये भी m था ना, v' का स्क्वायर। तो यहां से v' निकाल सकते हो आप इजीली, बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो हाफ एम हाफ एम हाफ एम चला गया, v का स्क्वायर माइनस v²/9 इज इक्वल टू v' का स्क्वायर, ठीक है। तो 8v' का स्क्वायर, यानी कि आ गया अपने पास 8v²/9 इक्वल टू v' का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास।
तो बताओ इधर से आंसर कितना निकल के आएगा, वी डैश कितना निकल के आएगा? जब रूट लोगे तो 8 क्या होता है 2√2, तो 2√2/3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2√2/3v। देखो बेटा इसमें मेहनत बचाई, हम लोगों ने बुद्धि लगाया है। कभी भी आपसे स्पीड पूछी जाए तो आप क्या करो, सिंपल इलास्टिक कोलिजन अगर है अपने पास, इलास्टिक कोलिजन है अपने पास, तो आप क्या कर दो, सिंपल सिंपल एनर्जी कंजर्व कर दो। लेकिन कब करोगे ऐसा, जब एक की स्पीड पता हो। यहां पर ये भी पता है, इसकी स्पीड भी पता है, इसकी स्पीड पता है, यहां पर ये भी पता है, इसकी स्पीड पता है, बस एक की स्पीड नहीं पता। तो आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन करके स्पीड निकाल लोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन कब, इलास्टिक कोलिजन में ही आप ये कर सकते हो, वरना कर नहीं सकते। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन क्या है अपने पास, सर आप मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v कोलाइड्स एंड स्टिक टू अ मास ऑफ 3m मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द y एक्सिस। अपने पास दो मासेस है, एक समझो ये x एक्सिस है, ये अब समझो y एक्सिस है। एक समझो पिंक वाला मास है अपने पास, ठीक है ना, m मास का, ये x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, कितनी स्पीड से, v की स्पीड से। एक अपने पास समझो ये ग्रीन वाला मास है, ठीक है ना, कितने मास का, 3m मास का, ये वर्टिकली अप जा रहा था, कितनी स्पीड से, ठीक है ना, 2v की वेलोसिटी से। और दोनों क्या कर जाते हैं, दोनों जाके स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो अब एक चीज बताओ, अब ये एक x एक्सिस में जा रहा है, एक y एक्सिस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोलिजन होने वाला है ये हेड ऑन तो होने नहीं वाला, क्योंकि हेड ऑन तो लाइन में होता है, एक लाइन में होता है, तो इसका मतलब हेड ऑन तो नहीं। ये भी कौन सा कोलिजन है सर, ये ओब्लिक कोलिजन है। इतनी चीज क्लियर है। अब ओब्लिक में भी कौन सा वाला है, इसमें चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो कौन सा वाला हो गया सर जी, इसमें चीजें चिपक रही हैं, चिपक रही हैं, तो कौन सा वाला हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो अगर चिपक रही है तो दोनों फिर एक साथ मूव करेंगे भाई चिपक के। तो मान लो यहां पर आके दोनों चिपक जाती हैं। ये हमारे पास कौन सा वाला है, ये है अपने पास पिंक वाला बॉल, और ये है समझो हरा वाला बॉल, दोनों चिपक जाती हैं और चिपक के क्या बन जाएंगी, एक ही मास बन जाएंगी। ठीक है ना, टोटल मास कितना हो जाएगा जब चिपक जाएंगी भाई, m इसका 3m इसका, तो टोटल मतलब m इसका 3m इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4m मास हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। और मान लेते हैं चिपकने के बाद, मान लेते हैं चिपकने के बाद ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी v डैश से, किसी वेलोसिटी v डैश से। तो ऐसा कर लो भाई, इसके दो कंपोनेंट कर लो, इसके दो कंपोनेंट कर लो v डैश के। एक मान लेते हैं अपने पास v डैश x, और एक मान लेते हैं v डैश y। क्यों भैया ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया आपने v डैश x और v डैश y क्यों किया, क्योंकि अपने को पता अगर ये ऐसे आए या ऐसे चिपका, तो मान लेते हैं हमें नहीं पता ना किस डायरेक्शन में जा रहा, तो हमने कोई भी v डैश वेलोसिटी मान ली, तो उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक v डैश x कर लिया, v डैश y कर लिया, v डैश x कर लिया, v डैश y कर लिया हम लोगों ने। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। एक कंपोनेंट x डायरेक्शन का, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन का। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। ये v डैश x क्या है, x कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, ठीक है ना, x कंपोनेंट है वेलोसिटी का x डायरेक्शन में, और ये क्या है, y कंपोनेंट वेलोसिटी का y डायरेक्शन में, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन। तो कुछ नहीं करना सर, वही चीज लगाओ वापस से, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम भाई हम क्या ले रहे हैं, दोनों बॉल्स को सिस्टम ले रहे हैं। अगर मैं दोनों बॉल्स को सिस्टम ले रहा हूं तो इनिशियली बताओ x डायरेक्शन में तो सिर्फ ये वाली चल रही है, तो इसी का मोमेंटम सिर्फ x डायरेक्शन में आएगा। ये तो y डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका मतलब इस वाली बॉल का इनिशियल मोमेंटम कुछ भी x डायरेक्शन में नहीं है। यही सिर्फ x डायरेक्शन में चल रही, तो सिर्फ इसी का मोमेंटम आएगा x डायरेक्शन में, इसका कोई भी मोमेंटम x डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो मोमेंटम कितना आएगा x डायरेक्शन में, m इंटू v, और इसका मोमेंटम हो जाएगा x डायरेक्शन में 0। फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। अब बताओ भाई फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या आएगा, दोनों मिल लिए, दोनों मिलके चिपक लिए, ठीक है ना, 4m मास बना दिया उन्होंने। अब देखो 4m मास v डैश ऐसे जा रहा है, इसको दो कंपोनेंट किए, एक v डैश x, एक v डैश y। तो बताओ x डायरेक्शन में क्या होगा, फाइनल कोलिजन का मतलब कोलिजन के बाद ये दोनों जो चिपक लिए 4m मास, कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक लिए,
इनका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होगा सर, 4m मास है और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, v डैश एक्स, तो 4m इंटू वी डैश एक्स, 4m इंटू वी डैश एक्स, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है, v डैश एक्स। तो देखो m से m कट गया तो v डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, v बाय 4, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली अब देखो मैंने v डैश एक्स निकाल लिया, आप क्या कर सकते हो, y निकाल सकते हो। y निकालने के लिए क्या करोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या किया, मोमेंटम कंजर्व किया x डायरेक्शन का, वैसे ही y डायरेक्शन का कर लो, तो p इनिशियल y डायरेक्शन इज इक्वल टू p फाइनल y डायरेक्शन। p इनिशियल y डायरेक्शन का क्या होगा सर, देखो बिफोर कोलिजन इन दोनों में से देखोगे तो इसका तो कोई मोमेंटम y डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ इसका है, तो इस वाली का, पिंक वाली बॉल का तो 0 हो जाएगा, हरी वाली बॉल का कितना हो जाएगा 2v इंटू 3m यानी कि 6mv इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल तो दोनों चिपक गई, 4m का मास बन गया है, और y डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा भाई, v डैश ऐसे जा रही थी, इसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो y डायरेक्शन का मोमेंट क्या हो जाएगा अपने पास 4m इंटू vy डैश। दोबारा बताता हूं भाई, ये ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इसका तो कुछ y डायरेक्शन में मोमेंटम है नहीं बिफोर कोलिजन, इसका है, वो कितना हो जाएगा 3m इंटू 2v यानी कि 6mv। अब जब दोनों चिपक गई, 4m का मास बन गई, v डैश से चल रही, इसके दो कंपोनेंट कर लिए हम लोगों ने, एक v डैश x आ गया, एक v डैश y आ गया। v डैश y क्या है अपने पास, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, v डैश y क्या है, y कंपोनेंट है इसका, इसका y कंपोनेंट है v डैश y, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 4m मास का आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में, 4m इंटू v डैश y, 4m इंटू v डैश y, तो m से m कट गया, तो बताओ v डैश y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है सर, ये 6 है, ये 4, ये 3/2v आ जाएगी। तो बताओ आंसर कितना आ रहा है अपने पास, जल्दी से बताएंगे, आप सबको कुछ समझ आ गया। तो बेटा वही मैंने बताया, देखो आपको क्या करना है, जब भी ऑब्लिक कोलिजन का सवाल आएगा बस आपको दो ही चीजें करनी है, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन। और कभी सिर्फ अगर स्पीड पूछी जाए और इलास्टिक हो तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल देना, जैसा पिछला सवाल था। तो आंसर तो आ ही गया अपने पास। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है v/4, y डायरेक्शन की वेलोसिटी 3/2, तो मैं क्या लिख सकता हूं v/4 i कैप और 3v/2 vj कैप। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन। इतनी चीज क्लियर है बच्चों, समझ लग रही है बात, बहुत बढ़िया। अब देखो अपने पास, जैसे मैंने आपको बात किया था कि कभी कभी ऑब्लिक कोलिजन में अपने पास ऐसे केस आ जाएंगे कि जहां पर एक मास क्या होगा बहुत बड़ा, जैसे हार्डॉन में क्या आया था, एक मास बहुत बड़ा आया था, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली यहां पर भी अपने पास ऐसे केसेस होंगे जहां पर एक मास क्या होगा बहुत बड़ा होगा, ऑब्लिक कोलिजन में भी ऐसे केसेस आएंगे जहां पर एक मास क्या होगा बहुत बड़ा होगा, और उस केस में आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, उस केस में आपका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो सर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, इकलौती चीज है अपने पास ई की इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ, ई की इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ। तो देखो भाई सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कुछ हेड ऑन वाले देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऑब्लिक पे बढ़ेंगे। तो देखो समझो एक अपने पास क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, इस बॉल को छोड़ा मैंने, रेस्ट से छोड़ दिया, रेस्ट से, ठीक है ना, इस बॉल को रेस्ट से छोड़ा, और ये जब हिट करने लगी होगी, यानी हिट करने से जस्ट पहले बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ v वेलोसिटी होगी। ये जो जमीन है, इस जमीन को हिट करने से पहले इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, कुछ v होगी। अब बताओ कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, इस बॉल के बीच में और इस जमीन के बीच में। अब जो जमीन है यानी कि जो फर्श है, यानी कि जो धरती है, वो तो बहुत बड़ा मास है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको और जमीन को देखूं तो हम लोग है ना मोमेंटम कंजर्वेशन वाली चीजें बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली चीजों की बात नहीं कर सकते। तो हम लोग इस केस में क्या लगाएंगे सर जी, इस केस में क्या लगाएंगे सर, इसमें लगाएंगे ई की इक्वेशन। ई क्या होता है सर, ई होता है अपने पास v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लगाएंगे। अब देखो आपने एक बॉल को छोड़ा, जब वो नीचे पहुंची यहां तक तो टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड समझो क्या थी, v थी, ठीक है। अब जमीन पर बॉल जाके टप्पा खाएगी और टप्पा खा के ऊपर जाएगी, तो पूछ रहा है कि ऊपर कितनी वेलोसिटी से जाएगी, v डैश क्या होगा, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, ठीक है ना भाई।
अब एक चीज बताओ, जो जमीन थी वो पहले भी रेस्ट पे थी, और जब बॉल टप्पा खाकर वापस जा रही है कोलिजन के बाद भी जमीन किस पे है? रेस्ट पर है। एक चीज बताओ, जमीन पहले किस पे थी? रेस्ट पे थी। जब बॉल v वेलोसिटी से नीचे आ रही थी, ठीक है ना, फिर बॉल कोलाइड करी होगी और ऊपर जा रही होगी, तब भी बॉल किस पे है? सॉरी, जमीन किस पे है? रेस्ट पे है। बॉल की लेकिन वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। तो क्या आपकी जमीन की वेलोसिटी चेंज हुई? जमीन की वेलोसिटी चेंज हुई? नहीं, जमीन तो पहले भी रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पे रही, ठीक है ना। तो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं आपको? ये चीज समझ लग रही है बात? तो ये वाली चीज का ध्यान देना कि अपने पास ये है, अपने पास ग्राउंड पे अगर एक बॉल आती है ऐसे करके, ठीक है ना, अगर आपने छोड़ी है, यहां पे आके हिट करती है वो, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से, तो एक चीज बताओ, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो ग्राउंड है इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा। तो एक चीज बताओ, इस बॉल का लाइन ऑफ मोशन ये था, और देखो जो फोर्स लग रही है, ग्राउंड ने बॉल के ऊपर फोर्स ऐसे लगाई, तो बॉल ग्राउंड के ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगा। तो देखो जो फोर्स लग रही है वो भी क्या है? लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो किस टाइप का कोलिजन हो गया? ये अपने पास किस टाइप का हो गया सर? ये हेड ऑन हो गया। तो कोई आपसे पूछे ये वाला कोलिजन किस टाइप का है? ये हेड ऑन टाइप का है, क्योंकि जिस लाइन ऑफ मोशन में बॉल गिर रही थी, फोर्स भी उसी लाइन ऑफ मोशन में लग रही है। तो कैसा कोलिजन हो गया? ये हेड ऑन कोलिजन हो गया, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है? बॉल को रेस्ट से गिराया, जब बॉल नीचे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? v वेलोसिटी अटेन कर ली थी बॉल ने। अब बॉल टक्कर खाने के बाद ऊपर उठी, वापस कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठी? मान लो v डैश से। हमारे को यही तो v डैश फाइंड करना है, ठीक है ना। लेकिन जमीन पहले भी रेस्ट में थी और बाद में भी रेस्ट पे रही। तो अब देखो, सारा गेम किसका है? ई का है। मान लेते हैं कि अभी जो अपने पास कोलिजन हो रहा है ये किस टाइप का है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब पार्शली इनइलास्टिक। कैसा है? इनइलास्टिक। यानी कि अपने को ई दे रखा है ना, परफेक्टली है। परफेक्टली का मतलब ई की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है ना परफेक्टली इलास्टिक है यानी कि ई की वैल्यू 1 होती, ना परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई की वैल्यू 0 हो जाती। भैया ये बॉल आती और चिपक के रह जाती जमीन से, ऐसा वाला भी नहीं। यानी कुछ है, यानी ई की जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है भाई, ठीक है। समझ लग रही बात? तो क्या होगा सर, अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हो, कुछ भी हो सकती है भाई ई की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो, हमको ये v डैश फाइंड करना है। v डैश फाइंड करना है तो भाई v डैश क्या होगा? e तो e है, u1 क्या है? u1 मान लेते हैं किसकी वेलोसिटी? बॉल की वेलोसिटी। बॉल की वेलोसिटी क्या है? u1 है, इसको v मान लिया। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव, ऊपर की तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव। तो u1 क्या है? नीचे की तरफ है, क्या है? v है, नीचे की तरफ है। तो मैं u1 को क्या लिखूंगा? -v। u2 क्या है? u2 किसकी वेलोसिटी है भाई? u2 जमीन की वेलोसिटी, जो कि क्या है? 0 है। जमीन तो रेस्ट पे थी तो 0, ठीक है ना। v2 किसकी वेलोसिटी है भाई? जमीन की, ठीक है ना। जमीन तो बाद में भी रेस्ट पे रही। माइनस v1 किसकी वेलोसिटी है भाई? बॉल की। बॉल की वेलोसिटी अब क्या है? ऊपर जा रही है बॉल v डैश से, तो v डैश। तो बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? e टाइम्स v आ रही है। तो बच्चों ये वाली चीज बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत 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 ज्यादा ध्यान देने वाली है कि अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, ठीक है, या फेंक के भी मारते हो, ठीक है ना, किसी बॉल को ड्रॉप करो या फेंक के भी मारो, कहीं पर भी मारो, जमीन में मारो या किसी दीवार में मारो, तो अगर बॉल दीवार से या जमीन से किसी v वेलोसिटी से टकराती है जाकर, किसी v वेलोसिटी से टकराती है जाकर, चाहे दीवार से टकराए चाहे जमीन से टकराए, किसी भी बड़ी चीज से टकराए, तो वो रिबाउंड करती है, यानी कि वापस जाती है कितनी वेलोसिटी से? e टाइम्स v से। कितनी से? e टाइम्स v से। कितनी से? e टाइम्स v से। याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक बॉल गिरी है, यानी कि एक बॉल मैंने फेंका है, एक बॉल टकराने से पहले बॉल की वेलोसिटी v है। अगर किसी बॉल की वेलोसिटी जमीन से टकराने से पहले v है, तो टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद वो कितनी वेलोसिटी से जाएगी ऊपर?
ई वी से जाएगी। कितने से जाएगी? ई टाइम्स हो जाएगी। यानी अगर v वेलोसिटी से आया तो ऊपर वापस किससे जाएगा? ev से जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर दीवार होती भाई, दीवार होती, अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से आ रही दीवार से टकराने पे तो वापस कितने से जाएगी? e टाइम्स v से जाएगी। याद कर लो, ठीक है ना, याद होना चाहिए कि अगर तो कोई भी चीज v वेलोसिटी से किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा रही है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो हेड ऑन कोलिजन अगर हो रहा है तो अगर v से टकरा रही तो ev से जाएगी, v से टकरा रही तो ev से जाएगी। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है ये? नहीं, ठीक है भाई। तो देखो एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन कि अपने पास क्या है भैया जी, एक बॉल है, ठीक है ना, उसको रेस्ट से छोड़ दिया किसी h हाइट से, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक बॉल को छोड़ते हो ऐसे टक, तो बॉल जाती है ऐसे नीचे, पट्टे से टपक आती है, फिर थोड़ी सी ऊपर आती है, उतनी हाइट पे तो आती नहीं जितने से छोड़ा था, कुछ कम हाइट रह जाती है। तो जैसे आप बॉल छोड़ते हो, बॉल गई, पहला टप्पा खाई, कुछ कम हाइट ली, फिर वापस दूसरा टप्पा खाती है, फिर और कुछ कम हाइट, फिर तीसरा टप्पा खाती है और कम हाइट, तो टप्पा खाते खाते उसकी हाइट कम होती चली जाती है, फिर एंड में जाके ऐसे जमीन से ही लग जाती है बॉल। ऐसे होता है। तो वही चीज यहां पर हो रही। एक बॉल को जब आपने छोड़ा तो वो जब जमीन पे पहुंची, समझो किसी वेलोसिटी v से पहुंची, ठीक है, तो वापस कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगी? e टाइम्स v से। याद है, अभी सिखाया, ठीक है ना। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, फिर क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और वेलोसिटी जीरो रहेगी, फिर वापस नीचे आएगी। और मेरे को पता है कि जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, यानी कि ev से अगर ऊपर गई है, ठीक है ना, अगर ev से e टाइम्स v से, ये ev सही से नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, इसको साफ लिखते हैं। हाँ, अगर ev से ऊपर गई है तो जब वो वापस घूम के आएगी वापस जमीन पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ev ही होगी। अपने को याद है काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर आप किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंको तो सेम लेवल पे कितनी वेलोसिटी पे आ जाती है? वो u ही से आती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ev से फेंका है, वापस ev पे ही आ जाएगी। फिर वापस, अब देखो एक बॉल ev से आई है तो वापस कितने से उठेगी? जल्दी बताओ। अगर v से आती थी तो कितने से उठती थी? e टाइम्स v से। तो अगर ev से आएगी तो फिर से e से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने से उठेगी? e स्क्वायर v से उठेगी, फिर ऊपर जाएगी, जाएगी, ठीक है ना, जाएगी ऊपर, ठीक है, जाएगी, लेकिन इस बार कम हाइट लेगी, फिर वापस जो वापस सेम लेवल पे पहुंचेगी तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? e स्क्वायर v। अब फिर वापस उठेगी ऊपर टप्पा खा के, अब कितने से जाएगी ऊपर भाई? e स्क्वायर v से नीचे आई है, टप्पा खाई है, e स्क्वायर v से टप्पा खाई है, तो ऊपर कितने से उठेगी? फिर से e टाइम्स कर दो, यानी कि e क्यूब v, ठीक है ना, फिर और छोटा, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते हो जाएगा। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई ये जो है अपने पास, ये तो फर्स्ट बाउंस है, ये सेकंड बाउंस है, ये थर्ड बाउंस है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट बाउंस में देखो, अगर v वेलोसिटी से आई तो उठी कितने से? ev से। सेकंड बाउंस में कितनी वेलोसिटी से गई ऊपर? e स्क्वायर v से। थर्ड बाउंस में कितने से गई? e क्यूब v से। तो अगर मैं आपसे पूछा nth टप्पे में, यानी कि nth बाउंस में, तो वेलोसिटी कितनी होती, कितने से ऊपर जाती? nth बाउंस में वेलोसिटी ऑफ nth बाउंस कितना हो जाता सर जी? ठीक है ना, वो हो जाता सर e की पावर n v। समझ आया ना? क्योंकि भैया जो फर्स्ट बाउंस है, फर्स्ट टप्पे में क्या है? ev है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर मैं सेकंड टप्पा पूछ रहा हूं, यानी कि सेकंड बाउंस में, यहां पे e की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो e स्क्वायर v हो जाएगा। ठीक है, समझ लग रही बात? देखो सेकंड बाउंस में किससे जा रही है? e स्क्वायर v से जा रही है, ठीक है। थर्ड बाउंस में कितने से ऊपर जा रही है सर? थर्ड बाउंस में जा रही है e क्यूब v से, ठीक है ना, तो यहां पे n की वैल्यू 3 पुट कर देना। समझ लग रही बात? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से टप्पा खाती तो वापस कितने से उठती? ev से। तो अगर ev से टप्पा खा रही तो कितने से उठेगी? e स्क्वायर v से। अगर e स्क्वायर v से टप्पा खा रही तो वापस कितने से उठेगी? e क्यूब v से। ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता, बताओ 58th टप्पे के बाद क्या वेलोसिटी होगी?
बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 58th बाउंस कितनी हो जाएगी भाई? e की पावर n इंटू वी है, तो e की पावर 58v हो जाता, ये हो जाता। समझ लग रही बात? इट इज क्लियर है? 58th बाउंस के बाद ये चीज समझ लग रही बात? 58 बाउंस के बाद ये हो जाता अपने पास, ठीक है। अब थोड़ी सी हाइट की बात भी कर लेते हैं। हाइट की बात करें, देखो पहले h हाइट से आई, ठीक है ना, आपने छोड़ा h हाइट से, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ हाइट ली होगी उसने, ठीक है, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, h1 है, ठीक। फिर दूसरे टप्पे के बाद कुछ हाइट पे गई होगी s2 हाइट, फिर तीसरे टप्पे के बाद s3 हाइट पे, फिर चौथे टप्पे के बाद s4 हाइट पे गई हो। तो ये h1 h2 h3 h4 क्या होंगे? h1 h2 h3 h4 क्या होंगे सर? एक चीज बताओ, एक चीज बताना मुझे, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपने क्या किया, ईवी से फेंका, ईवी से फेंका तो h1 हाइट, तो हमको पता है हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये होती है u स्क्वायर बाई 2g। तो h1 क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर यानी ईवी का स्क्वायर, ईवी का होल स्क्वायर बाय 2g। तो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी e स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2g। अब सर v स्क्वायर बाई 2g क्या है, v स्क्वायर बाई 2g क्या है? अगर आपने किसी बॉल को रेस्ट से छोड़ा तो जब जमीन पे पहुंचती है, जब वो जमीन पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है सर? जमीन पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी होती है सर √2gh। अगर किसी भी बॉल को आप रेस्ट से छोड़ो तो h हाइट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है सर? √2gh। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाय 2g। अरे यही हो जाएगी। तो बताओ जो v स्क्वायर बाय 2g है वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, h है। तो h1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? h1 की वैल्यू होगी e स्क्वायर h, h1 की वैल्यू होगी e स्क्वायर h, यानी कि जो h हाइट थी तो पहले टप्पे के बाद हाइट कितनी हो गई, पहले टप्पे के बाद कितनी हाइट तक जाएगी, e स्क्वायर h, यानी e का स्क्वायर कर दो, e स्क्वायर h। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, e स्क्वायर h। समझ लग रही है ये बात, ठीक है ना, समझ लग रही बात। तो अब आप क्या करो, अब हर टप्पे के बाद क्या करो, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते रहो तो वो हाइट आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टप्पे के बाद हाइट कितनी गई, ई स्क्वायर एच। तो सेकंड टप्पे के बाद हाइट कितनी जाएगी सर? जो पुरानी वाली हाइट थी उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ई स्क्वायर से। देखो भाई एच हाइट से गिरा तो फर्स्ट टप्पे के बाद जो हाइट आई वो कितनी आई, आपने एच को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ई स्क्वायर एच आ गया। तो भाई सेकंड टप्पे के बाद जो हाइट आएगी S2 वो कितनी आएगी, जो पुरानी वाली हाइट थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ई स्क्वायर से। तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर 4 बन जाएगी, ई की पावर 4h। अब बताओ थर्ड टप्पे के बाद क्या आएगी, जो भी है पुरानी वाली हाइट, इससे जस्ट पहले वाली हाइट, उसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ई की पावर 4 इंटू ई की पावर 2, ई की पावर 6। अबे गधेड़ो, ई की पावर 8 मत कर देना, ये करोगे ना आप, ई की पावर 4h है उसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से में तो पावर ऐड होती है ना, कई बच्चे ई की पावर 8 कर देते हैं, गधेड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, ई की पावर 6h। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा अपने पास, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइट आफ्टर nth बाउंस, nth बाउंस के बाद हाइट क्या होगी, nth बाउंस के बाद हाइट क्या हो रही, तो हमको समझ आ रहा है अगर पहले हाइट h थी तो फर्स्ट टप्पे के बाद हो गई ई स्क्वायर एच, सेकेंड टप्पे के बाद होगी ई की पावर 4h, थर्ड टप्पे के बाद होगी ई की पावर 6h, ठीक है ना। तो यानी कि किस हिसाब से चल रहा है, ई की पावर 2nh। फर्स्ट टप्पा यानी कि 1 डालोगे एन की वैल्यू 1 तो ई स्क्वायर एच आएगा, देखो एच नीचे, ठीक है ना। अगर फर्स्ट टप्पा डालोगे यानी कि फर्स्ट बाउंस डालोगे, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ई स्क्वायर एच आएगा, देखो ई स्क्वायर एच हाइट तक गई। अगर एन की वैल्यू 2 डालोगे यानी सेकंड टप्पे की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हो, तो कितनी हाइट तक गई, ई की पावर 4 हाइट। देखो फर्स्ट टप्पे के बाद कितनी हाइट तक गया भाई, इतनी हाइट तक गया, ई स्क्वायर एच हाइट तक गया। फिर वापस आया, फिर सेकंड टप्पे के बाद कितनी हाइट तक गया भाई, ई की पावर 4h। यहां पे एन की वैल्यू 2 डालोगे ना सेकंड टप्पे के लिए, एन की वैल्यू 2 तो ई की पावर 4h। फिर
थर्ड टप्पे के लिए यहां पे n की वैल्यू 3 डालोगे तो e की पावर 6h बन जाएगा। समझ लग रही बात कैसे कर रहे हैं काम? ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आंसर आएगा। ठीक है, और आपको पता ना कोई बॉल अगर h हाइट से छोड़ो तो क्या आ जाती है उसकी वेलोसिटी, √2g। इतना तो पता ही है सबको, ठीक है ना? तो ये चीज मैं मान के चल रहा हूं आपको आती होगी। तो जल्दी से एक सवाल देख लेते हैं भाई, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, वेलोसिटी ऑफ द बॉल कोलिजन आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड। देखो एक बॉल को आपने रेस्ट से छोड़ा h हाइट से, तो जब वो जमीन पे पहुंची होगी तो किसी भी वेलोसिटी से टकराई होगी, तो वापस कितने से उठेगी सर जी? ईवी से उठेगी, ईवी से उठेगी। तो यही पूछा है ईवी, तो आंसर तो ईवी हो जाएगा। लेकिन अपने को आंसर वी के टर्म्स में नहीं है, अपने को आंसर हाइट के टर्म्स में है। अपने को पता है वी क्या होता है सर, अगर रेस्ट से छोड़ा जाए तो h हाइट बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2gh। तो यानी कि ये ईवी क्या हो जाएगा? e टाइम्स √2gh। तो क्या आंसर हो जाएगा अपने पास? e टाइम्स √2gh, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इट इज क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल आ चुका है आरपीएमटी 1996 में। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट h। एक बॉल को ड्रॉप किया गया ग्राउंड पर किसी h हाइट से, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बी e, रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट क्या है? e है। तो पूछा जा रहा है कि टू व्हाट हाइट इट विल राइज आफ्टर जंपिंग ट्वाइस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि 2 टप्पे खाने के बाद कितनी हाइट तक उठेगी। हम लोगों को पता है कि भाई जो nth बाउंस के बाद जो हाइट आती है वो फॉर्मूला होता है e की पावर 2n इंटू h। तो उसने 2 बाउंस पूछा है, तो 2 बाउंस यानी कि सेकंड बाउंस के बाद पूछ रहा है वो एक तरह से। तो सेकंड बाउंस यानी कि n की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? e की पावर 4h। ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? इस टाइप के सवाल आप लोगों ने करने खूब दबा के। अब देखो एक लास्ट केस आ गया। ये तो बेसिकली सारे के सारे केस कौन से थे? हेड ऑन वाले। ये हेड ऑन कोलिजन तो हो रहा है, ये देखो हेड ऑन कोलिजन ही है, सीधे सीधे कट आ रहा है एक लाइन में, ठीक है। अब एक केस देख लो भाई कि ऑब्लिक कोलिजन में अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा यानी कि बहुत बड़ी है, जैसे समझो ये ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन, ये लास्ट केस है, उसका चैप्टर खत्म। इंपॉर्टेंट है भाई ऑब्लिक कोलिजन। ये समझो अपने पास जमीन है, धरती माता है, ठीक है भाई। एक बॉल आई किसी वेलोसिटी v से, ठीक है। एक बॉल आई ऐसे करके आई, तो इसका लाइन ऑफ मोशन तो ये होगा भाई, बॉल का लाइन ऑफ मोशन तो ये है, ठीक है। अब बॉल आएगी यहां पे आके टकराएगी, तो एक चीज बताओ जमीन फोर्स कैसे लगाएगी? जमीन तो फोर्स ऐसे लगाएगी, जमीन तो फोर्स ऐसे लगाएगी ना, नॉर्मल या बोलो परपेंडिकुलर फोर्स तो ऐसे लगाएगी जमीन। तो बताओ जो फोर्स लग रही है वो क्या लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है? नहीं है, इसलिए कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। अब ये ऐसे करके आई है और ऐसे चली आई, समझो जैसे रिफ्लेक्शन नहीं होता था, ठीक है ना, कि ऐसे आई है और ऐसे चली गई, लेकिन वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएंगे, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आई है और समझो ऐसे चली गई, ठीक है, किसी एंगल पर। इट इज क्लियर है कि नहीं? समझ लो कि ये मान लो आई थी किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, और जा रही है किसी एंगल अल्फा पर, जा रही है मान लो किसी एंगल अल्फा पर। तो हमको यह भी फाइंड करना है कि भाई ये सवाल में गिवन होगा कि एक बॉल v स्पीड से आ रही है और थीटा एंगल पे आ रही है, आपको एंगल और स्पीड गिवन होगी। आपको यह बताना होगा कि टप्पा खाने के बाद ये कितने एंगल पे जाएगी वर्टिकल से और कितनी स्पीड से जाएगी। तो हमको यह फाइंड करना है v डैश फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे सर। अब एक चीज समझना मेरी बात बेटा, मेरी बात को समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यह है अपने पास v, इसके अगर मैं 2 कंपोनेंट कर दूं
v वेलोसिटी के, ठीक है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करूं v वेलोसिटी के, ये v वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट करूं, ये अगर एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले के दो कंपोनेंट करूं तो अगर ये एंगल अपने पास अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये हो जाएगा अपने पास v डैश cos अल्फा और ये हो जाएगा v डैश sin अल्फा। इतनी चीज क्लियर है? अब एक चीज बताओ मुझे समझने वाली बात क्या है, एक बॉल ऐसे आ रही है और जमीन पर टकराई, जमीन पर जब वो टकराई है बॉल तो जमीन ने फोर्स तो उसको कैसे लगाई है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। फोर्स तो किस डायरेक्शन में लगाई है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अपने को पता है फोर्स क्या करती है, मोमेंटम को चेंज करती है, फोर्स बराबर डीपी बाई डी। अब फोर्स लगी है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बेटा बॉल के पास मोमेंटम किस डायरेक्शन में था, बॉल के पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी थी और वाई डायरेक्शन में भी थी। अब लेकिन फोर्स सिर्फ लगी है वाई डायरेक्शन में, फोर्स सिर्फ किस में लगी है, वाई डायरेक्शन में, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन का चेंज होगा, वाई डायरेक्शन का चेंज होगा, कि दोनों का चेंज होगा। जब बॉल आ रही थी इनिशियली कोलिजन से पहले तो बॉल के पास वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में थी, एक्स में भी थी और वाई में भी थी, लेकिन जो फोर्स लगी है जमीन से वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में लगी है, किस डायरेक्शन में लगी है, वाई डायरेक्शन में। तो क्या एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा, नहीं होगा। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बॉल का मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तभी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यानी कि जो एक्स डायरेक्शन की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी वही एक्स डायरेक्शन की आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि v sin अल्फा कुछ और नहीं होगा, वो v sin थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगा कोलिजन के टाइम, तो इसलिए सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हो गया। देखो दिखाई भी पड़ रहा है कि भाई v cos थीटा ऐसे था, फोर्स लगी तो देखो बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, डायरेक्शन चेंज होगी ना वेलोसिटी की, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ लग रही है बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये हो कितना जाएगा, ये जो v डैश cos अल्फा है ये हो कितना जाएगा, ये हो कितना जाएगा सर, ये v डैश cos अल्फा हो कितना जाएगा? अब एक चीज समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को भाई ध्यान से। v डैश cos अल्फा की वैल्यू सर कितनी होगी सुनना, बॉल को अगर सिर्फ आप y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, सिर्फ y डायरेक्शन को देखो, क्योंकि x डायरेक्शन का तो निकल गया ना, v डैश sin अल्फा कुछ नहीं होगा, v sin थीटा होगा। अब सिर्फ y डायरेक्शन देखो, y डायरेक्शन में जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले v cos थीटा, ठीक है ना। तो एक तरह से बॉल समझो कि जब टकराने आई होगी तो v cos थीटा से आई होगी टकराने, ठीक है ना, y डायरेक्शन में। और हमको अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बॉल ऐसे वर्टिकली, ये वाला केस पढ़ा ना अभी हम लोगों ने, ये वाला कि अगर कोई बॉल ऐसे सीधी सीधी आती है अपने पास v वेलोसिटी से, ऊपर कितने से उठती है, e टाइम्स v से। तो सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे एक बॉल ऐसे आ रही है तो उसका y कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, नीचे की तरफ क्या है, v cos थीटा। तो खुद बताओ जब उठेगी ऊपर तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगी, e v cos थीटा से, e टाइम्स हो जाता है ना, e टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, e टाइम्स। तो यानी कि जो v डैश cos अल्फा है कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा अपने पास e v cos थीटा, ठीक है ना। तो भाई v डैश cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी e v cos थीटा। समझ आया? v डैश sin अल्फा भी आ गया, v डैश cos अल्फा भी आ गया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो देखो क्या किया हम लोगों ने, एक बॉल आई v वेलोसिटी से आ रही थी थीटा एंगल पर, तो टकराने के बाद एक चीज याद रखना, जो इसका x कंपोनेंट है वेलोसिटी का कोलिजन के बाद भी वही रहेगा, यानी कि जो v डैश sin अल्फा है वो v sin थीटा ही रहेगा, जो इसका x कंपोनेंट है।
अब y कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट क्या होगा, जो भी बॉल का y कंपोनेंट था कोलिजन से पहले, उसको बस e से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि v cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, e से, तो ऊपर किससे जाएगी वापस, e v cos थीटा से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अल्फा कितना होगा, तो बता दो भाई, ये अपने पास v डैश sin अल्फा की वैल्यू v sin थीटा, v डैश cos अल्फा की वैल्यू e v cos थीटा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, यानी कि v डैश sin अल्फा इक्वल्स टू v sin थीटा और v डैश cos अल्फा इक्वल्स टू e v cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो v डैश से v डैश कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी tan थीटा बाय e। आप निकाल सकते हो, आप एंगल भी निकाल सकते हो भाई, एंगल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल लिया आपने एंगल। आपसे पूछो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर जी v डैश कितना होगा, v डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, v डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सर इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ये वाला कंपोनेंट कितना निकल के आया सर, ये v sin थीटा निकल के आया। ये वाला कंपोनेंट निकल के कितना आया सर, ये e v cos थीटा निकल के आया। तो जो v डैश है वो क्या हो जाएगा, इस वाले कंपोनेंट कितना निकल के आया सर, वो निकल के आया v sin थीटा, यानी कि v sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि e v cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ आया? तो ये आ जाएगी अपने पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन तब भी आपको आना चाहिए कि भैया अगर एक बॉल आ रही है ऐसे किसी एंगल पर तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो जब आई है ऐसे और टकराने के बाद जब ऐसे जाएगी तो ये जो बॉल है इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही होगी जो टकराने से पहले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, यानी v sin थीटा। और y डायरेक्शन की क्या होगी, जो v cos थीटा उसको बस e से मल्टीप्लाई कर दो तो e v cos थीटा। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, अंडर रूट ऑफ v sin थीटा का स्क्वायर प्लस e v cos थीटा का होल स्क्वायर। और अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा बाय e। तो यहां पर होता है अपना कोलिजन चैप्टर पूरा का पूरा तबाह खत्म। ठीक है ना, तार तार हो गया। अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं जो कि आपके काम आएगा रिवाइज करने के। अगर आपको जल्दी जल्दी कभी रिवाइज करना हो ना पूरा कोलिजन, तो कोलिजन को रिवाइज करने के लिए मैं आपके लिए एक टेबल बनवा देता हूं। ठीक है ना, वो बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज। तो जैसे कि अगर अपने पास इधर समझो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, इधर क्या है अपने पास, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और इधर क्या है, पार्शियली इनइलास्टिक। ठीक है, टेबल बना लो बेटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, टेबल बना लो। और ये तीनों के लिए लागू है, मतलब ये जो टेबल है ना, परफेक्टली इलास्टिक के लिए भी है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए भी, पार्शियली इनइलास्टिक के लिए भी है। ठीक है, इतनी समझ लग रही। चाहे अपना हेड ऑन कोलिजन हो चाहे अपने पास ऑब्लिक कोलिजन हो, दोनों में काम करेगा ये जो टेबल। हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन दोनों में काम करेगा। ठीक है, हमको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये तो सर मोमेंटम तो सब में ही होता है जब तक बहुत बड़ी मास की बॉडी की ना हो, तो इसमें भी होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व तो यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व तीनों के केस में होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इनिशियल यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहां पर क्या काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल होती है? नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन यानी बीसी इज वेरी मच ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन यानी कि एसी। ठीक है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी
पार्शियली इनइलास्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, लेकिन इक्वल नहीं होती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक, ठीक है। तीसरा, बेटा अगर आपसे पूछा जाए E, तो E की वैल्यू क्या होती है परफेक्टली इलास्टिक के लिए? सर E की वैल्यू होती है 1, इसमें E की वैल्यू होती है 0, और इसमें E की वैल्यू क्या होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। समझ लग रही बात? कोई डाउट? तीसरा पॉइंट, ठीक है, एक ही समझ लग रही है बात? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात किया जाए फोर्थ, टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बेटा टोटल एनर्जी क्या? बेटा जो भी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, बेटा दुनिया में टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही भाई, ठीक है ना। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही, ठीक है ना। अगर बात करो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी केस में कंजर्व है, वो भी बिफोर और आफ्टर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन इसमें भी नहीं थी, ठीक है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व, टोटल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व, यहां पर भी टोटल एनर्जी तो कंजर्व है भाई, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है ना, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलेगी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चलेगी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन है तो टोटल एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। यहां पर भी टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कोई डाउट? टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही बात? 6 पॉइंट मैंने लिखवा तो दिया है कि भाई फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखवा तो दिया है कि जो मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व है, लेकिन याद रखना मोमेंटम अपने पास बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और ड्यूरिंग कोलिजन तीनों टाइम क्या होता है? कंजर्व होता है। मोमेंटम इज कंजर्व बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन इन ऑल द 3 कोलिजन्स, ठीक है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व होती है, ड्यूरिंग कोलिजन इसमें कंजर्व नहीं होती, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लेना, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं अलग से, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग, ऐसे लिख लो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, इन ऑल द 3 कोलिजन्स, ठीक है ना, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो और परफेक्टली इनइलास्टिक हो या पार्शली इनइलास्टिक हो, तीनों के केस में मोमेंटम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, and not during collision, in case of perfectly elastic। बाकी अपने को पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शली इनइलास्टिक में तो होती नहीं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ताकि आप सवाल गलत ना करो। तो यहां पे हम लोग अपना लेक्चर करते हैं खत्म, और
अपना कोलिजन यानी कि सेंटर ऑफ मास पूरा चैप्टर हो गया है समाप्त। तार तार। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं, बाय।